लोग इनसे नाला क्यों हैं? अब तो एमकेएम पाकिस्तान बन गई है सर। पूरे मुल्क में फराज भाई 60 साल की उम्र रिटायरमेंट क्यों रखी? ये छोटे से सवाल का जवाब अगर एमक्यूम की लीडरशिप अपने अंदर ढूंढ ले तो बहुत से मसले हल। सर क्या वजह है नौजवान नस्ल जो है कराची की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सामने आ रही है, वो एमकेएम के प्लेटफॉर्म के नीचे जमा नहीं हो रही? आज अगर ये एमक्यूम नौजवानों के हाथ में दे दें तो मैं आपको ये इंकिशाफ करके जा रहा हूँ फराज। इस शहर में नौजवान क़यादत पे मबनी एमक्यूम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी बना दी जाए, तंजीमी कमेटी बना दी जाए, ये शहर दोबारा 2008 और 5 वाली एमक्यूम विटनेस करेगी। ये ऐसी तंजीम हुआ करती थी, तरबियत की मिसाल दी जाती थी। आज अलमिया जब एमक्यूम में ये आ जाएगा कि सेक्टर इंचार्ज एक एमएनए एमपीए के दरवाजे खोले, यूनिट इंचार्ज एक एमपी एमएनए के घर पे दूध ला कर देगा, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि पार्टी और तंजीम कहां है। सर अगर माजी के अंदर ये डंपर वाला वाकया हुआ हो जाता तो उस वक्त भी क्या यही सूरत हाल होती? 2008 की मैं बात करूं, 9 की मैं बात करूं, 5 की मैं बात करूं, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं रद्द अमल तो देखा है ना। और उस रद्द अमल की वजह से कोई भी शख्स टूल प्लाजा से अब अंदर दाखिल होता था तो वो टूल प्लाजा से अंदर दाखिल होकर बटन यहाँ तक लगा लेता था कि मैं कराची शहर के अंदर दाखिल होगी। सिंध असम्बली के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमने इसी असेंबली में मोहम्मद हुसैन को बैठा हुआ देखा है, हमने इसी असेंबली में इशरतुल इबाद को बैठा हुआ देखा है। जागीरदार वडेरे इन चेहरों से असेंबली में खौफ खाया करते थे। आज अफसोस के साथ बहुत से होटलों पे बैठ के डिस्कशन हो रही होती है। मैं बड़े तंजीमी लोगों की बात बता रहा हूँ, वो होटलों पे बैठ के डिस्कशन करते हैं, निकाल कर तो दिखाएं। हम्माद सिद्दीकी साहब, उनकी वापसी होने जा रही है और साथ साथ हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। हम्माद सिद्दीकी क्या अकेले थे? फारूक सलीम नहीं थे केटीसी में, रिजवान आराई केटीसी में नहीं थे, तराविश केटीसी में नहीं थे। आज हम्माद सिद्दीकी साहब अगर वापस आ जाएगा, आज ना तो वो एमक्यू में, ना ही वो हम्माद सिद्दीकी होंगे, ना ही हम्माद सिद्दीकी के अंदर वो विल होगी। अच्छा सर, ये आ जाते हैं, अब ये मामला तो ये है कि एमक्यूएम के अंदर भी बहुत से धड़े, किस धड़े के अंदर ये शामिल होते हैं? देखिए मुझे खबरें ये हैं कि ये अगर आते हैं तो ये एमक्यूएम में शामिल हैं। अच्छा, एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में रहने वाली आवाम के बारे में। कराची की आवाम की जहां बात आती है तो वहां महाजिर या उर्दू स्पीकिंग का नाम लाजमी आता है। इनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं और माजी में ज्यादतियां हुई और जो मुस्तकबिल में होने जा रही हैं, और कौन इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस है और गद्दार कौन है इस कौम का, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हसन खान, सरबरा टीम महाजिर पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। यो वेलकम फराज भाई। सर आजकल बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पे उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं जिनके साथ होने वाली ज्यादतियां उनमें बड़े खड़े होते हैं, तो क्या है, आपको क्या जरूरत पड़ेगी सर? इतनी बड़ी हमारे पीछे, हमारे पास कराची को ओन करने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुआ करती थी या है? देखिए अब जो आवाम का ओपिनियन है उस हिसाब से तो नजर आ रहा है कि हुआ करती थी, क्योंकि मुत्तहदा जब से बन गई थी तो मुत्तहदा बनने के बाद तो फिर वो महाजिर नुमाइंदा जमात से ज़्यादा तो फिर कौमी नुमाइंदा जमात आप कह लें, कि उन्होंने कहा था कि हमारा मंशूर है कि हमें कौमी धारे की सियासत करनी है। तो जब आप कौमी धारे की सियासत में आ जाते हो तो वहाँ फिर कहीं ना कहीं हमने एक वक्त तक महाजिर नारे को भी नहीं लगते हुए देखा। तो अभी आप करंट सिचुएशन की बात करें तो आवाम के ओपिनियन को बता रहा हूँ मद्देनजर रखते हुए कि एमक्यूम जो है वो महाजिर नुमाइंदा जमात तो फिलहाल नहीं कहला सकती। सर क्या वजह, आप आजकल बहुत दिन है आम आवाम में भी बैठ रहे हैं, लोग इनसे नाला क्यों हैं? अब तो एमकेएम पाकिस्तान बन गई है सर। देखिए एमक्यूम पाकिस्तान तो 22 अगस्त 2016 के बाद बन चुकी थी, कोई गालिबन 23 अगस्त 2016 को, और अब 2026 है तो 10 साल का पीरियड पूरा होने जा रहा है एमक्यूम पाकिस्तान का। और आवाम की इनसे नाराजगी की वजह यह है कि आवाम ने देखा कि 10 सालों के अंदर जिस अंदाज में डिलीवर करना चाहिए था, चलें अगर हम 2016 या 2018 का पीरियड हटा देते हैं कि उस टाइम पे एमक्यूम की मान लेते हैं एक हद तक क्या ऑपरेशन का पीरियड था या दबाव प्रेशर था, जो भी था XYZ, उसके बाद से 18 के बाद हम जब पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ इनका कोलिशन हुआ, फिर अभी 2024 में तो 22 सीटें 37-38 MPs इनको मिल गए, सारी चीजें थी। सर जो अल्ताफ हुसैन नहीं कर सका वो हो गया सर, सोराब गोट से जीत गए। सोराब गोट से जीत गए सीट। उसके बाद आप वो जो इनकी है अभी जिन्होंने रिसेंट असेंबली में तकरीर भी करी है, PS97 गडाप से आगे की सीट
जहाँ पे मेरे हिसाब से तो लोगों का मतलब कि वहाँ गैर मुकामी आप कह लें ज्यादा लोग हैं, वहां से भी एमक्यू सर ने बनारस माशाल्लाह से से जीत सीट गए जीत सर। गए, बनारस से जीत गए, मंगोपीर से जीते हैं माशाल्लाह से। तो अवाम को एक जगह पर थोड़ी सी इनके साथ उम्मीदें जुड़ी थी कि अवाम के हुकूक के लिए, अवाम के मसलों के लिए ये आगे बढ़कर नजर आएंगे और एक दो कदम आगे बढ़ के रोड भी बन रही होंगी, पानी भी आ रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। तो और कहीं पर एमक्यूएम का जो स्टेक है वो नजर इसलिए भी नहीं आ रहा, पब्लिक इसलिए भी दूर है कि अभी गुल प्लाजा का जो वाकया था उसमें 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन गुल प्लाजा के वाकये में टॉप लीडरशिप जो थी वो गुल प्लाजा में इनको नजर नहीं आई। फिर आगे डंपर का वाकया गुजरा है बहुत सारे। तो इस हिसाब से अगर पब्लिक ओपिनियन की मैं बात करूं तो पब्लिक तो इनको महाजिर नुमाइंदा अवाम तो जमात तो नहीं कहती है। सर डंपर वाला आपने मामला, वाकई डंपर वाले मामले के अंदर वहाँ के रहने वाले खास तौर पे उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ, या उर्दू स्पीकिंग के साथ आप ये कह लें कि उन प्लाजा के अंदर जो लोग रहते थे, फ्लैट्स के अंदर जो लोग रहते थे, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो या तो जो भी हो, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। उसके अंदर तो इनका ना आना और आगे आके फ्रंट पर आके ना खड़ा होना, सर ये ज्यादती नहीं है? भाई 80 लोग वहां से अरेस्ट हुए थे, आपको भी नॉलेज में होगा, हमने शायद इस पे एक आपने मुझसे प्रोग्राम भी किया था और मैंने बताया था क्योंकि मैं उनके केसेस को देख रहा था। 80 लोग सेंट्रल के तमाम थानों के अंदर भर दिए गए थे, 80 से 85 लोग उठाए थे। और मजे की बात कि उन तमाम सेंट्रल की मेजॉरिटी ऑफ दी इलेक्टेड सीट्स जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है, लेकिन कहीं से हमें ये नहीं पता चला कि रात के कोई एमक्यूएम पाकिस्तान का वहां नुमाइंदा पहुंचा हो थानों में या डीआईजी एसएसपी के पास और उनको छुड़वाया हो। या तो लड़के अपनी मदद आपके तहत छूटे, या पैसे दे के छूटे, या अदालत से छूटे। एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई एमपी एमएनए वहां पर नजर नहीं आया पब्लिक को। सर क्या वजह है, और क्या इनको नहीं लगता कि ये इन्हीं के वोटों से जीते हैं? इनको भी यकीन नहीं है? देखें, वोटों से जीतना और ना जीतना तो एक फराज पे अलग बात है, और बात यह है कि जब इंसान को पता हो कि हम जिस हलके में जाएंगे तो वहां पब्लिक हमें एक्सेप्ट और एडमिट नहीं करेगी, तो फिर हल्के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है ये? अवॉइड करेंगे। ये हल्के अल्फाज का चुनाव नहीं किया आपने? देखें, ये हल्का अल्फाज नहीं है, ये शाइस्ता अल्फाज हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पब्लिक का इनके लिए लावा है ना, वो जो आउटबर्स्ट निकलता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि एमक्यूएम ने एक हद तक इस शहर को रूल किया है पिछले 30, 35, 40 साल। तो जो शहर में जो जमात रूल करती है ना, तो टिल दी एंड पब्लिक की जो उनकी तरफ निगाहें होती हैं, उम्मीदें होती हैं। और अब अनफॉर्चुनेटली जब ये उम्मीदों के साथ पूरा नहीं उतरेंगे और जब अपने फड्डों में लगे रहेंगे, मसला यह है कि यहाँ पर एक ये भी मामला हो गया है कि अगर एक हल्के के अंदर 2 एमपीएज हैं तो उनकी आपस में नहीं बन रही, तो वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये जाएगा तो इसकी टीआरपी हो जाएगी, इस चक्कर में वो दोनों ही नहीं जाते। तंजीमी तौर पर मैं आपको बताऊं, लोग शदीद नाराज हैं अवामी नुमाइंदों से। सर ये ऐसी तंजीम हुआ करती थी, तरबियत की मिसाल दी जाती थी, बिल्कुल और ऐसे आज ये मामलात हो गए हैं कि इनकी आपस में नहीं बन रही। देखें, बात यह है कि पहले तो इंसान को ये सोचना चाहिए ना कि लीडर एक होता है, लीडर जो है वो एक होता है। अगर अभी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं तो सबको यही होना चाहिए कि भाई चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, कोई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तो हो सकता है। वो कहते हैं ना, आपको चले खुले अल्फाज में बताऊं, फारूक भाई का बड़ा मशहूर जुमला है, फारूक सत्तार भाई का, कि घर में बाप एक ही होता है, कोई बड़ा भाई हो सकता, ताया अब्बू हो सकते हैं, कोई चचा हो सकते हैं। तो अब यहां पर मसला यह है कि जब आप आपस में बैठ के सब, अगर हर शख्स ये चाहे कि मैं चेयरमैन कन्वीनर बन जाऊं, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। फिर जब अंदर की आपकी रिफ्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो असेंबली तक पहुंच जाएगी, तंजीमी सेटअप तक पहुंच जाएगी, तो अब हर जगह के अंदर मतलब के एरियाज बन गए हैं कि इतने सेक्टर इंचार्जेस इनके हैं तो इतने सेक्टर इंचार्जेस इनके हैं। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर आप एक बात बताएं ना, पब्लिक के अंदर आप कैसे उतरेंगे? पब्लिक के अंदर हमने जो एमक्यूएम देखी है, मैंने जो एमक्यूएम देखी है, मैंने वो एमक्यूएम देखी है कि सेक्टर यूनिट को पता होता था कि किस इलाके में क्या हुआ है। मैंने वो यूनिट इंचार्ज देखा है कि यूनिट इंचार्ज को ये पता होता था कि कहां पर क्या मसला है, किस पार्क का क्या इशू है, किस थाने से किसको उठाया गया, किस एरिया से किसको उठाया गया। और सेक्टर यूनिट इंचार्जेस वो अपनी परमिशन के बगैर एमपीएस एमएनएस को हल्के में आने जाने नहीं देते थे। कहते थे कि भाई इस हल्के की इस इलाके में जाना है तो एमपीए पहले यूनिट इंचार्ज से पूछता था, वो सेक्टर इंचार्ज बताता था। आज अलमिया जब एमक्यूएम में यह आ जाएगा कि सेक्टर इंचार्ज एक एमएनए एमपीए के दरवाजे खोलेगा, यूनिट इंचार्ज एक एमपी एमएनए के घर पे दूध ला कर देगा, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि पार्टी और तंजीम कहां खड़ी होगी। सर अगर माजी के अंदर ये डंपर वाला वाकया हुआ हो जाता तो उस वक्त भी क्या यही सूरत हाल होती?
देखिए माजी में हमने फिर रद्द-ए-अमल भी देखा है। 2008 की मैं बात करूं, 9 की मैं बात करूं, 5 की मैं बात करूं, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल तो देखा है ना। और उस रद्द-ए-अमल की वजह से कोई भी शख्स टूल प्लाजा से अब अंदर दाखिल होता था तो वो टूल प्लाजा से अंदर दाखिल होकर बटन यहां तक लगा लेता था कि मैं कराची शहर के अंदर दाखिल हो गया हूं। वो इसलिए नहीं लगाता था कि यहाँ पे पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता शाइस्ता उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं, वो इसलिए लगाता था, उनको पता था कि अगर हम यहाँ पे किसी इलाके में आग उठाकर देखेंगे तो हमारे साथ इलाकाई मकामी लोग क्या करेंगे। आज मंशियात खुलेआम बिक रही है, गलत काम खुलेआम हो रहे हैं। हर मतलब कि मैं वो बिजनेसेस नहीं बता सकता, आप कह लें जो डार्क सीरीज बिजनेसेस होते हैं, अडल्ट बिजनेस होते हैं, अडल्ट्री यहां पर आम हो गई है, ड्रग्स यहाँ पे आम हो गए, आइस यहाँ बिक रही है, घर किसको दिया जा रहा है किसको नहीं दिया जा रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उस टाइम के लोगों को एमक्यूएम इसलिए पसंद थी कि एमक्यूएम एक मुफ्त की मुहाफिज मिली हुई थी शहर कराची को। आज अफसोस के साथ एक थाने के अंदर जाएं तो थाने के अंदर वो बदमाशी इस अंदाज से होती है कि लोग थाने से निकलकर जब उनके ऑफिस में जाते हैं तो फिर वही चार मीनार की जो भादराबाद की चौरंगी है वो गोल गोल घुमाई जा रही होती है। तो पब्लिक तो नाराज होगी ना फराज भाई, पब्लिक कैसे नाराज नहीं होगी। आप एक हद तक पब्लिक को डिप्लोमेसी, आप देखिए आप डिप्लोमेसी करें पार्लियामेंट में, लेकिन आवाम के साथ जब आप डिप्लोमेसी करेंगे तो शहर कराची है भाई, बाशऊर लोगों का शहर है। तो फिर जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो हम जैसे नौजवानों को फिर फ्रंट फुट पे आके अपनी पब्लिक का मुकदमा लड़ना पड़ता है, चाहे रोड पे लड़े या कोर्ट पे लड़े। सर ये कभी इन्होंने राब्ता किया कि यार आप एक अच्छा काम कर रहे हो, चलो हमें भी थोड़ा सा समझाओ। देखें मैं तो नहीं समझा सकता, वो माशाल्लाह उम्र में भी बड़े हैं, सियासत में भी बड़े हैं। और अच्छा जो वहां तो ये पर बचकाना हरकतें क्यों कर रहे हैं फिर? देखें बात ये है कि मैं कहूंगा तो फिर उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन वो अपने दिल पे नहीं ले। मैं कैटेगोरिकली इंटायर अगर बात करूं, पूरे मुल्क की बात करूं, तो पूरे मुल्क में फराज भाई 60 साल की उम्र रिटायरमेंट क्यों रखी है? ये छोटे से सवाल का जवाब अगर एमक्यूएम की लीडरशिप अपने अंदर ढूंढ ले तो बहुत से मसले हल हो जाए। 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र इसलिए रखी है ना कि उसके बाद बंदा फिजिकली कमजोर और अनफिट हो जाता है उस जिम्मेदारी के लिए। तो यहां पर जब नौजवान कयादत को आप आगे नहीं लाएंगे और उसके बाद आप ये तवक्को करेंगे कि आप आवाम की उन तवक्कुआत पे पूरा उतरे। अगर आज से मैं 20 साल पहले का पीरियड ले जाऊं तो आज जो 60 साल के वो 40 साल के, आज जो 40 साल के वो 20 साल के थे, इसलिए वो एमक्यूएम जवान थी ना। अब आज अफसोस के साथ एमक्यूएम जो है वो रिटायर हो चुकी है। उसकी वजह यह है, और एमक्यूएम के अपने रहनुमा, बड़े बड़े रहनुमाओं से अगर मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि भाई हम तो कह रहे हैं कि नौजवान कयादत को आगे लाया जाए, हम सबको जो है वो सुप्रीम काउंसिल बना दी जाए, या हम सबको घर चले जाना चाहिए, यंग लड़कों के हवाले एक कमेटी बना के की जाए। लेकिन देखें फिर वही बात है कि सिर्फ ये गौर करना चाहिए लीडरशिप को कि 60 साल पूरी दुनिया में रिटायरमेंट की कोई वजह है जो रखी है, और आज अफसोस के साथ मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप इज 60+। सर क्या वजह है, सिंध असम्बली के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या मामला, कोई पैसे वैसों का मामला है, क्या मामला है? फराज भाई देखें वहां तो खुल के बता दिया है, अब अगर मैं उस पर कोई कमेंट करूं तो गलत भी नहीं होगा क्योंकि उनके अपने नुमाइंदे कह रहे हैं। वो एक तो ग्रुप्स नजर आ रहे थे, हाँ 2 ग्रुप हैं सर, 2 ग्रुप नजर आए हैं, और माशाल्लाह आप जैसे जो साफी हजरात हैं उन्होंने वीडियोस ब्रेक की थी कि वो लॉबी में निकल के फोन पे किसी को, उनके एक एमपी धमकी दे रहे थे कि मैं ऑपोजिशन लीडर को नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी रुकनियत मुअत्तल हुई। फिर एक एमपी ने खड़े होकर पूरा हाल और अहवाल बता दिया कि मैं यहाँ से हूँ, इस ग्रुप से हूँ और मुझे धमकियां दी जा रही हैं। तो देखिए पार्टी को, एमक्यूएम को इसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए थी तंजीमी तौर पे। इतनी पावर है किसी के पास? सस्पेंड करते, अगर होती तो मेरे ख्याल में कर दी जाती, बट अभी तक नहीं हुई, तो इट मींस के मामला जो है वो रफा दफा हो गया है। बट ये पॉलिटिकली इमेच्योरिटी का मुजाहरा हुआ है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जब आप पॉलिटिकली अवेयर, पॉलिटिकली बॉटअप लोगों को, पॉलिटिकली मेच्योर लोगों को पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे तो फिर असेंबली का यही हाल होगा। हमने इसी असेंबली में शोएब बुखारी जैसों को बैठा हुआ देखा है, हमने इसी असेंबली में राज़िक खान जैसों को बैठा हुआ देखा है, हमने इसी असेंबली में सरदार अहमद को बैठा हुआ देखा है, हमने इसी असेंबली में मोहम्मद हुसैन को बैठा हुआ देखा है, हमने इसी असेंबली में इशरतुल इबाद को बैठा हुआ देखा है, हमने इसी असेंबली में डॉक्टर सगीर को बैठा हुआ देखा है। ये नाम हुआ करते थे जो एमक्यूएम के चेहरे थे, जिनसे जागीरदार वडेरे इन चेहरों से असेंबली में खौफ खाया करते थे। और आज पीपल्स पार्टी के वुजराओं से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि यार हमने तो उनको खेल कूदने का मौका दिया कि 5 साल ये अपना खेले कूदें, थोड़ा सा खुश हो जाए, टैग लग जाए, फिर निकल जाए। आज जब ये हाल है तो मुझ जैसा जो है, क्योंकि देखें मैं भी तो महाजिर हूं ना,
कहीं ना कहीं हमने भी तो एमक्यूएम को सपोर्ट भी किया है, एमक्यूएम को जो है हम अडोर भी करते थे, सब करते थे। लेकिन आज जब इस किस्म की चीजें उनके वुज़राओं की तरफ से अब हमें बताई जाती हैं, तो हमें अंदर ही अंदर एक गिल्ट तो महसूस होगा ना कि एक असेंबली, इसी असेंबली में बड़े बड़े रहनुमा एमक्यूएम के गुजरे, चाहे अहमद सलीम सिद्दीकी हो, चाहे उस वक्त के कायम मुकाम वजीर आला तारिक जावेद हो, चाहे इशरत उल इबाद हो, चाहे सुहेल मशहदी हो, जो मैंने अभी ये पहले आपको नाम गिनाए, ये एमक्यूएम का चेहरा था। और आज एमक्यूएम के अंदर एक इससे पहले भी तो इंसिडेंट हुआ था, ऑपोजिशन लीडर को बात करनी थी, लेकिन उनके एक एमपी थे पीआईबी से, मुझे नाम नहीं मालूम उनका, क्योंकि अब तो पहले एमक्यूएम के एमपीएस के फिंगर टिप्स पे नाम रहते, तब तो इतनों के याद भी नहीं है। तो उनको कह दिया था, अली खुर्शीदी साहब ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि यार मैं तकरीर कर लूं, उसने कहा नहीं मैं अपनी बात करूंगा। उन्होंने उनको सुपरसीड करते हुए, बाईपास करते हुए अपनी बात कर ली थी। तो देखिए ये पॉलिटिकली इमेच्योर हरकत है, और उसके लिए पार्टी को चाहिए था कि पहली कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते, वो इनकी तरबियत करती, असेंबली में जाते, शहर की और महाजर कौम की या उर्दू बोलने वालों के साथ साथ दीगर कराची के लोगों की नुमाइंदगी करते। बट वहां तो जो चीजें नजर आ रही हैं, दैट थिंग्स मेक्स एवरीवन सैड। सर इनका ये हाल है, आप दुनिया हंसती है, पूरा कराची हंस रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो वो वक्त कब आएगा, या वो वक्त आएगा भी कि नहीं, कि जब ये कराची के रहने वालों की रहनुमाई या नुमाइंदगी करेंगे? फराज भाई, ये शहर आप आज नौजवानों के हवाले कर दें, इस शहर के अंदर खून की गरमाइश इतनी है कि उसकी तपिश ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट या वडेरे जागीरदार आज भी नहीं उठा सकते। जब इस कौम ने देखा, इस शहर ने देखा कि इस शहर के अंदर डंपर दंदनाते घूम रहे हैं और कोई नुमाइंदा जमात, कोई अवामी नुमाइंदे निकलकर पब्लिक के लिए नहीं निकल रहे, तो पब्लिक ने फिर आपने देखा ना सेल्फ डिफेंस में और इश्तियाल में आकर क्या करा। फिर लोगों ने डंपर छोड़ छोड़ के भागे, निकले वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पब्लिक को समझाने के लिए। अवाम और नौजवान, अवाम देख रही है नौजवान कयादत को, अवाम आंखें उठा के देख रही है कि हमारे शहर के मुहाफिज हमारी हिफाजत करें। लेकिन नौजवानों को जब कोई आप स्पेस नहीं, कोई भी जगह पर नहीं दिया जाएगा। आज नौजवान क्या है, वो आज नौजवान जो हैं वो फ्लोट होके मुख्तलिफ एनजीओ की शक्ल में, मुख्तलिफ तंजीमों की शक्ल में, सिविल सोसाइटीज की शक्ल में शहर की मुकदमा, शहर की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि उनके ऊपर भी अगर दबाव प्रेशर डाला जाता है, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं गिल्ट के अंदर और कहीं ना कहीं जो है वो ट्रॉमा के अंदर जाते हैं कि यार हम इस शहर का भला कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही, मतलब कि आपस में ही आपकी रिफ्ट इतनी है कि आप मान ही नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे किसी को। एक्सेप्ट कर लेना कि अगर मुझे पता है कि फराज जो है वो अच्छी कंपेयरिंग कर सकता है, या जो फराज जो है वो अच्छी तरीके से पॉडकास्ट कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो क्या हर्ज है इसमें? कुछ चीजें हसन खान में अच्छी होंगी, कुछ चीजें फराज में अच्छी होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि हर शख्स जो है वो सारी क्वालिटीज लेके पैदा हो। तो यहां पर जो है, जब तक नौजवान कयादत, एमक्यूएम की बात करूं, जब तक नौजवान कयादत एमक्यूएम में नहीं आएगी, जब तक नौजवानों के हाथ में एमक्यूएम नहीं देंगे, शहर नहीं देंगे, एमक्यूएम की भी मैं बात नहीं करूं, शहर नहीं देंगे, तब तक आप भला नहीं कर सकते। सर क्या वजह है नौजवान नस्ल जो है कराची की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सामने आ रही है, वो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म के नीचे जमा नहीं हो रही? मैंने आपको बताया ना कि जब उनको, आपको पता है वो क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी एक मिसाल है ना, कि वो बच्चे को जब आप उसके बचपने के अंदर ही अंदर से घोट घोट के मार डालो, तो वो बच्चा खिलखिलाने से ज्यादा जो है वो सहम जाता है। तो यहाँ पर यही है कि जब आप किसी को ऊपर आने नहीं दो, जब हर कमेटी के अंदर 50 साल से ऊपर के लोग बैठे होंगे और वो चाहेंगे कि, और वो इस तरीके से इनसिक्योर होंगे कि अगर ये शख्स अगर इस सीट पर आ गया तो हमसे अच्छा परफॉर्म ना कर जाए, और पहले, और उसके साथ साथ अब कोई वो भी नहीं है ना, प्लेटफॉर्म भी नहीं है ना लोगों को कहां पर उनकी सुनवाई हो सके, रिप्लेसमेंट के लिए जहां पर लिखा जा सके, बात की जा सके, क्योंकि सारी चीजें जो है वो लिंगर ऑन होती हैं। तो अब लोगों ने कहा यार जब हमें क्वालिटी है, सोशल मीडिया का दौर है, अगर उनके साथ 20 लोग भी उन जैसी नीयत के लोग हैं, तो वो मंजर आम पे आके अपने शहर का मुकदमा लड़ रहे। आज अगर ये एमक्यूएम नौजवानों के हाथ में दे दें, तो मैं आपको ये इंकिशाफ करके जा रहा हूं फराज भाई, इस शहर में नौजवान कयादत पे मबनी एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी बना दी जाए, तंजीमी कमेटी बना दी जाए, ये शहर दोबारा 2008 और 5 वाली एमक्यूएम विटनेस करेगी। ये मैं इंकिशाफ कर रहा हूं। आज भी ऐसे नौजवान हैं बानी के बगैर। देखें, तंजीमें नजरियों पे चलती हैं,
तंजीमें नजरियों पे चलती हैं। अगर नजरिया उस टाइम पर जब बानी एमक्यूएम ने एमक्यूएम बनाई और एमक्यूएम के बाद 22 अगस्त के बाद तो वो जाहिर सी जो नारा लगा था उस नारे के तो आप भी नहीं सपोर्ट करते ना मैं करूंगा। पाकिस्तान हमारे लिए पहले रेड लाइन है, रेड लाइन है ना हमारी। आपके पास एमक्यूएम प्लेटफॉर्म मौजूद है, एमक्यूएम में एक कॉज मौजूद है, आज भी एक आइडियोलॉजी मौजूद है, उस आइडियोलॉजी को लेते हुए शहर की खिदमत करेंगे। तो देखें बानी एमक्यूएम 25 साल बाहर थे ना, एग्जीक्यूशन पावर किसकी थी? यही लोग थे एग्जीक्यूशन के। फर्क इतना है उस टाइम पे ये लोग थे 30 साल 40 साल 35 साल के। डर भी था सर ने। और मैं डर की बात तो नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कह लूंगा कि एक वो डिसिप्लिन था और उस डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं डर था। क्योंकि देखिए हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी उस टाइम पे भी अजीज थी और वो इबादत समझ के अपनी जिम्मेदारी निभाता था। आज अफसोस के साथ बहुत से होटलों पे बैठ के डिस्कशन हो रही होती है। मैं बड़े तंजीमी लोगों की बात बता रहा हूं, वो होटलों पे बैठ के डिस्कशन करते हैं, निकाल कर तो दिखाएं। अच्छा, निकाल ही नहीं सकते। ये मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर नाम भी दे दिए जाएंगे कि बड़े तंजीमी लोग कौन ये बातें करते हैं कि निकाल कर तो दिखाएं। निकाल ही नहीं सकते, इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब ये जब इस कंडीशन पे चीजें आ जाएंगी तो फिर आपने जब पूरी एक स्पेक्ट्रम में रहते हुए उसकी पूरी हायरार्की खराब कर दी, तरबियत का फुकदान आ गया, तहजीब का फुकदान आ गया, तो फिर कहां से पार्टी? हाँ, जब नौजवान चलेंगे, उन नौजवानों के बीच में जब आपको पता होगा कि यह आपकी लीडरशिप है और एग्जीक्यूशन पावर जब नौजवानों के हाथ में होगी, तो फराज भी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ आप उसी शहर को विटनेस करेंगे। सर मुखालिफ पार्टियां इस चीज की मिसाल देती थी कि तंजीम, नज्म ज़ब्त और तरबियत एमक्यूएम से बढ़कर कुछ नहीं था। या तो जमात इस्लामी की मानी जाती थी या एमक्यूएम की मानी जाती थी। अब जमात इस्लामी की मानी जा रही है, इससे पहले तो नहीं थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बॉस अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम को साइड लाइन किया गया या कर दिया गया, उन्होंने काम ही ऐसा किया, उनका बनता ही माइनस किया गया, ठीक है। उसके बाद इनके पास इतना अच्छा मौका, 22 से 23 सीटें नेशनल असेंबली की, पीएस की सीटें इनके पास, इतनी पावरफुल एमक्यूएम हमने शायद बहुत पहले मुशर्रफ के दौर में देखी होगी, वो उस वक्त थी 13 में भी थी, मुशर्रफ के दौर के वक्त थी। उसके बाद हमने इस वक्त जो इनकी सूरत हाल है, इनके जो रवाबित हैं वो बड़े मजबूत हैं। ये चाहें तो कराची की आवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और एमक्यूएम अगर चाहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के अंदर बड़ा टफ टाइम दे सकती है। उसके बावजूद ये ठंडे बैठे हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। पहले हमने वो दौर देखा है कि जब एमएनए जाता नहीं था ना अपने अवामी राब्ता ऑफिस में, सेक्टर फोन करके बुलाता था, कहाँ पर हैं आप? और जिस दिन वो नहीं आता था एमएनए एमपी, वो सेक्टर को फोन करता था और मरकज को फोन करता था कि आज मैं नहीं जाऊंगा, मुझे फला जगह जाना है, या आज मैं इस टाइप, तो वहां पर एक मबनी एमपी कमेटी बना दी थी और हर बात एक 90 पे अलग एमपीएस की ड्यूटीज होती थी। 90 जब उस टाइम पर था तो एमपीएस एमएनएस बैठा करते थे, वफाकी वुजरा, सूबाई वुजरा हमने वहां पर बैठे हुए देखे, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन नाजमीन हमने वहां बैठे देखे, जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट खोला हुआ था। और वहां पर अगर आधा घंटा भी लेट होते थे, बोर्ड से फोन जाता था उन लोगों का, आप क्यों नहीं आए अभी? ये पार्टी पॉलिसी डिसिप्लिन होता था। आज मैंने 2-2.5 सालों के अंदर कोई पब्लिक सेक्रेटेरिएट नहीं देखा है और मैंने कहीं पर नुमाइंदगान को बैठते हुए या लोगों के मसले हल करते हुए नहीं देखा है। सर क्या वजह है कि इल्जामात भी लगाए जाते हैं? देखें, वजह अकाउंटेबिलिटी की भी है ना। जब आपका एहतसाब नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनको ये डर सर पे कोई नहीं है सर, डर नहीं होगा ना कि मरकज से हमें फोन करके क्रॉस चेक ना हो जाए। उस टाइम के एमक्यूएम में क्रॉस चेक बहुत होता था, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर एक खाले जमा करने का सीजन आता था तो उस खाले जमा करने के अंदर एक एमपीए को उस टाइम की लंदन राब्ता कमेटी फोन किया करती थी, लंदन राब्ता कमेटी एमपीए को फोन करती थी। अगर एमपीए डर में भी ये बोलते कि बस मैं अंदर सेक्टर में बैठा हूं या पहुंच गया हूं या तारिक ग्राउंड जो उनकी खाले जमा करने की जगह होती थी वहां पहुंच गया हूं, तो अगला फोन फिर सेक्टर इंचार्ज को जाया करता था लंदन राब्ता कमेटी का, वहां से क्रॉस चेक होता था। क्रॉस चेक में जहां पर एमएनए एमपीए फंसा, इस्तीफा तलब। ये थी एमक्यूएम जनाब। आज 2-2.5-3 सालों के अंदर अगर उस टाइम की एमक्यूएम होती तो कितने एमपीएस से इस्तीफे लेके उनको घर बिठा दिए थे। सर सीटें ही नहीं मिलती, तो टिकट ही नहीं देते इनको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि उस टाइम की अगर देते भी तो पार्टी पहले उनको बोलती थी कि अगर इस मयार पे आप पूरा उतर सकोगे तो आप एमक्यूएम की पार्लिमानी सियासत के अंदर इन हो, वरना आप तंजीमी सियासत के अंदर जो भी अपना किरदार अदा कर रहे हो रोल प्ले करते हो।
सर क्या वजह है, नई नई एंट्रियां हो रही हैं, मर्जर करवाया जा रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। सुना है कि एक और कोई नए साहब हैं, अजीजाबाद के रिहायशी, कौन है? हम्माद सिद्दीकी साहब, उनकी वापसी होने जा रही है। और साथ साथ हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है कि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अलहाज उनके नाम के साथ लग जाएगा। तो क्या वाकई वो इतने शरीफ इंसान थे? यार फराज भाई, हम्माद सिद्दीकी, मैं मेरी पर्सनल तो मुलाकात नहीं है उनसे, लेकिन जितना मैंने उनको जाना है, सुना है, पार्टी में पढ़ा सर है। आपकी इतनी तो है। हाँ देखें, हम्माद सिद्दीकी एमक्यूएम का कोई फेज नहीं थे। ही इज जस्ट अ केटीसी इंचार्ज, कराची तंजीमी कमेटी के एक इंचार्ज। वो एक चेहरा थे, वो चेहरा थे उस वक्त की एमक्यूएम का। जैसे उस टाइम के अंदर चेहरे बहुत सारे थे, जैसे डिप्टी कन्वीनर उस टाइम के चेहरे थे, तो वो केटीसी इंचार्ज थे। अब मुझे नहीं समझ में आती कि केटीसी इंचार्ज को आज इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया जा रहा है। भाई, एमक्यूएम के कारकुनान से एमक्यूएम चलती थी, एमक्यूएम के ओहदेदारान से एमक्यूएम चलती थी, और एमक्यूएम की जो एक टॉप लीडरशिप थी ना, यहां से लेकर लंदन तक, वो एमक्यूएम चलाया करते थे। हमने इश्तियाक अजहर की शक्ल में भी एमक्यूएम देखी, जिनको 2 लोग पकड़ के चलाते थे। तो क्या इश्तियाक अजहर कोई बहुत बड़ी चीज हो गए? हमने हसन मुसन अलवी की शक्ल में भी एमक्यूएम चलती हुई देखी है। हमने अनवर आलम की शक्ल में भी एमक्यूएम चलती हुई देखी, जब वो राब्ता कमेटी के 2002-3 में इंचार्ज थे। उस टाइम के सीनियर वाइस चेयरमैन तारिक जावेद, उनको एक वक्त तक लीगल एड का इंचार्ज बना के भेज दिया था एमक्यूएम ने। लीगल एड को कहा जाता था कि लीगल एड किसी से, वो सीनियर वाइस चेयरमैन के बाद 2001-2-3 के अंदर उनको लीगल एड दे दी कि आप ये संभालो। केटीसी के इंचार्ज तो एक वक्त तक कंवर नवेद जमील भी रहे। अब उनको इतना बड़ा चढ़ा के, कोई हम्माद सिद्दीकी क्या अकेले थे? फिर हम्माद सिद्दीकी थे तो क्या फारूक सलीम नहीं थे केटीसी में? रिजवान आराई केटीसी में नहीं थे? तराविश केटीसी में नहीं थे? उन सब ने मिलके, फरहान शब्बीर केटीसी में नहीं रहे, इन सब ने मिलके, इर्तिजा फारूकी ज्वाइंट केटीसी इंचार्ज, इन सब ने मिलके अगर हम्माद सिद्दीकी को केटीसी इंचार्ज, अगर ये नहीं मानती नीचे की प्लॉट कि भाई नहीं मानते हम हम्माद सिद्दीकी को केटीसी इंचार्ज, तो कहां से हम्माद सिद्दीकी कामयाब होते? हम्माद सिद्दीकी केटीसी इंचार्ज की हैसियत से कामयाब इसलिए हुए हैं क्योंकि नीचे के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है कि ये एमक्यूएम का तंजीमी जिम्मेदार है। आज हम्माद सिद्दीकी साहब अगर वापस आ जाएगा, आज ना तो वो एमक्यूएम है, ना ही वो हम्माद सिद्दीकी होंगे, ना ही हम्माद सिद्दीकी के अंदर वो विल होगी, ना ही हम्माद सिद्दीकी के अंदर वो फिजिकल एनर्जी होगी। सिर्फ नाम एक है, उस नाम के ऊपर अगर वो थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर जाए तो कर जाए, वरना आई डोंट थिंक सो। हम्माद सिद्दीकी, देखिए, कॉज, लीडरशिप और एक्सेप्टेंस, इनसे मिला के कोई तंजीमी जिम्मेदार एमक्यूएम में बनता था। आज के एमक्यूएम के अंदर हम्माद सिद्दीकी की आप 3 दफा एंट्री करवा दें, वो भाई बड़े बड़े आज मौजूद है ना एमक्यूएम में, हम्माद सिद्दीकी से बड़े बड़े मौजूद है ना आज की एमक्यूएम में। जो लोग घर बैठ गए थे, जो लोग जिला वतन थे, वो भी आज इसी एमक्यूएम पाकिस्तान में है ना। क्या अचीव कर लिया? तो हम्माद सिद्दीकी आएंगे तो ऐसा क्या कर जाएंगे, क्या ऐसा हो जाएगा जिससे एमक्यूएम लोग, मतलब कि आप आज भी चेहरों के पीछे चल रहे हो। आप मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं तो सोशल मीडिया पे पोस्टें देख रहा हूं और मैं ये सोचने में मजबूर हूं कि आप ये सोच रहे हो कि मतलब हम्माद सिद्दीकी होलसेल एमक्यूएम चला रहे थे। यार, हम्माद सिद्दीकी अगर होलसेल एमक्यूएम चला रहे होते तो फिर ये बाकी चेहरे क्या फजूल थे? यहां से लेके लंदन राब्ता कमेटी तक, वहां भी बड़े बड़े नाम जिनको लोग जानते थे, जिनका तोती बोलता था, उनके एक एग्जीक्यूशन इनका काम था। पॉलिसी वहां से आती थी ना किसी भी चीज की। हाँ, लेकिन नजरियाती कारकुनान से पूछा जाए, तंजीमी कारकुनान से पूछा जाए, डिसिप्लिन कारकुनान से पूछा जाए, तो वो ये कहते हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये उनके अल्फाज बता रहा हूं, कि हम्माद सिद्दीकी के दौर ने जितना इस एमक्यूएम को डैमेज किया है, क्योंकि उस टाइम पे स्टेट विद इन स्टेट की पॉलिसी आ गई थी फराज भाई। स्टेट विद इन स्टेट की पॉलिसी आ गई थी उस टाइम पे। कैसे? देखें, ग्रुपिंग हो गई थी ना उस टाइम में भी, ग्रुपिंग थी। बड़ा मजबूत ग्रुप था 2013 में बहुत। उसी ग्रुप का एग्रेशन तो 90 पे एक वक्त निकला था, आपको याद नहीं है? इलेक्शन के बाद एक ऐसा वाकया क्रिएट हुआ था ना वहां पर, बड़ा मशहूर एक अमल हुआ था, एक रद्द अमल हुआ था। अब अमल होने वाली टीम किसकी थी ये भी लोगों को पता है, रद्द अमल देने वाली टीम किसकी थी वो भी लोगों को पता है। उसी के बाद ही तो फिर केटीसी इंचार्ज जो थे उस टाइम के, अगर केटीसी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो ऐसी क्या वजह थी कि 2014 या 15 में केटीसी तहलील करके सीईसी आ गई थी? आपको याद हो ना हो, मुझे तो पता है कि कराची तंजीमी कमेटी डिसॉल्व हुई है
नदीम एहसान उस टाइम पे इंचार्ज थे कराची तंजीमी कमेटी के, वो डिसॉल्व होके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी। सर सुना है अस्करी विंग भी यही चलाते थे, सारे मामलात भी यही देखते थे। यार अब तो देखें, अब ये पता नहीं है वो और कहाँ पे। बहुत से इल्जामात तो ये भी लगाए जाते हैं कि जाती रंजिश के दौरान लोगों के साथ लोगों को कत्ल करना, लोगों के साथ बुरा भला करना, लोगों के साथ अपनी इंतकामी कार्रवाइयां करना, इनके ऊपर बड़ा मशहूर था ये मामला। फराज भाई, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है ना, मैंने ऐसी विटनेस करी है तो किसी पे ऐसी कोई इल्जाम लगाऊं, बट जो लोगों से सुना है उसमें बहुत सी चीजें ये आई हैं कि एट द टाइम व्हेन हम्माद सिद्दीकी वाज अ केटीसी इंचार्ज, तो उस टाइम पे कराची के अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब थी, और उसमें मेरे ख्याल में इनके बहुत सारे जीआईटीज में इनके नाम भी हैं। सर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट हाँ, उसकी जानिब से भी इनके ऊपर बड़े उनके केसेस ऊपर हैं। केसेस हैं, मतलूब भी रहे हैं ये बहुत हद से। तो ऐसी कोई ना कोई फाइंडिंग्स तो हमारी एजेंसीज के पास भी होगी, जिसकी वजह से वो अभी तक आई डोंट नो कहाँ पर हैं वो। क्या लगता है सर ये इतनी पावर है मौजूदा एमक्यूएम के अंदर, इनको क्लियर करवा के ला सकती हो? यार अब देखें, पॉलिसी मेकिंग मामला हो जाता है, और पॉलिसी मेकिंग के अंदर फिर ये हो जाता है ना कि किसी चीज का, किसी का क्रेडिट किसी को चले जाता है। तो अब ये वही वाली बात है, पॉलिसी होगी तो इनको खुद ही वो क्लियर करके भेज देंगे और कहीं का क्रेडिट कहीं चला जाएगा। अच्छा सर, ये आ जाते हैं, अब ये मामला तो ये है कि एमक्यूएम के अंदर भी बहुत से धड़े, किस धड़े के अंदर ये शामिल होते हैं, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मुझे खबरें ये हैं कि ये अगर आते हैं तो ये एमक्यूएम में शामिल नहीं है। अच्छा, ये अगर आएंगे तो ये एमक्यूएम, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये घर बैठ जाएंगे, काम एक्टिव नहीं होंगे। नहीं, ये आराम का कह के या पर्सनल का काम का कह के ये घर बैठेंगे, और घर बैठ के ये तमाम पुरानी तंजीमी लोगों से राब्ते शुरू करेंगे। उसके बाद अगर कुछ हो तो वो फिर एक अलग चीज है, लेकिन ये मौजूदा एमक्यूएम में आके एज अ सब ऑर्डिनेट काम नहीं करे। सर एक जगह ये भी कहा जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इन्होंने बड़ा डैमेज किया है। आपको ऐसा लगता है जो इनके ऊपर इल्जामात हैं और जो लोग इनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं जी, वो इनको इतने आराम से काम करने देंगे? देखें, काम मैं आपको कह रहा हूं ना, पहले वो एक, देखें, वो एक बुर्दबाद आदमी था और तंजीमी जिम्मेदार था, मजबूत तंजीमी जिम्मेदार था, ग्रिप थी उसकी, इस बात में कोई शक नहीं है। डिसिप्लिन आदमी था, डिसिप्लिन में चलने वाला आदमी था, और वो देखें बेसिकली एक काबिल आदमी की तो फिर तारीफ बनती भी है ना, कि काबिलियत हम्माद सिद्दीकी में थी। वरना 97 में उस टाइम के एमपीए हुआ करते थे वकील जमाली अजीजाबाद से, हम्माद सिद्दीकी उनके कोऑर्डिनेटर थे, एमपीए कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना। लेकिन हम्माद सिद्दीकी में फिर ऐसी कोई काबिलियत थी कि फिर वो प्रमोट होके आए, तो काबिलियत उनमें है, वो जगह भी बनाना जानते हैं, लेकिन उनको पता है कि आज की एमक्यूएम में अगर जगह बना ली तो जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अगर अपना चेहरा उनको बचाना है, अपना भरम भी कायम रखना, अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है, तो मेरे पास तो ये इत्तलात हैं बावसूख जरायों से कि वो आएंगे, आके घर बैठेंगे और पुराने तंजीमी लोगों से राब्ते करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हसन खान साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे बैरिस्टर हसन खान साहब, इन्होंने बताया कि इस वक्त एमक्यूएम में क्या चल रहा है और ख़ास तौर पर महाजर कौम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ किस वजह से की जा रही हैं, जिसके अंदर मुत्तहिदा का कितना बड़ा हाथ है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।